तो स्टूडेंट आइए चलते हैं अब सेक्शन बी की ओर। ओके, सेक्शन बी का जो है 18 नंबर क्वेश्चन ये है। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट अ लेटर टू द एडिटर। ओके, राइट अ लेटर टू द एडिटर, यानी कि एडिटर के पास जो है आप एक लेटर लिखिए ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर, जो उस न्यूज़पेपर को लीड करता है, नेतृत्व करता है, अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर एरिया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप जो है एडिटर के पास जो है एक लेटर लिखिए, ठीक है, जो उस न्यूज़पेपर को लीड करता है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या हो जाता है, उस खराब हो जाता है, ठीक है, बिगड़ जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में आपको क्या करना है, एडिटर के पास जो है एक लेटर लिखना है। गॉट इट। देखिए स्टूडेंट्स, ये एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है उसमें बड़ी ही सावधानी से लिखना चाहिए, ठीक है। आपको जो है ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ पे गैपिंग हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब सारा चीज़ को जो है समझना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है वो हम लिखेंगे आपका सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो इस लेटर को जो है वो सेंड कर रहा है। तो जैसे हमने लिख दिया जवाहर स्ट्रीट भेंड्रा, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में जवाहर स्ट्रीट भेंड्रा। ओके, फिर देखिए आपको क्या करना है कि एक लाइन जो है वो आपको गैपिंग रखना है, एक लाइन को आपको छोड़ देना है। ओके, उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पे डेट रहेगा, ठीक है, 7 अगस्त 2022। आप डेट को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर जाकर के आपको क्या करना है कि फिर से एक लाइन जो है आपको गैप रखना है, एक लाइन जो है आपको लीव करना है, ठीक है, छोड़ना है यहाँ पे। और फिर जाकर के आप क्या करना है, रिसीवर्स नेम आपको लिखना है, यानी कि द एडिटर, ठीक है, जिनके पास आप लिख रहे हो, ठीक है, लेटर को, उसका नाम लिखना है द एडिटर। ओके, अब ये एडिटर जो है वो किस न्यूज़पेपर को लीड करता है, ठीक है, तो हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स। यहाँ पे आप टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर जाकर के हम लिखेंगे रांची, यानी कि वो कौन से प्लेस से बिलोंग करता है, ये आपका हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो है एक लाइन को फिर से हम लीव करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये एडिटर के पास लिखने के लिए बड़ी ही सावधानी से लिखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, इसके रूल रेगुलेशन को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। और फिर जाकर के हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। आपको सब्जेक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन योर एरिया, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बारंबार, यानी कि बार बार क्या होता है कि ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है, ठीक है, क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का जो है बार बार खराब हो जाना, ठीक है, इन आवर एरिया, हमारे एरिया में। तो आपका ये हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, जो कि यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। गॉट इट, क्लियर। चलिए अब फिर से क्या करेंगे कि हम एक लाइन को लीव करेंगे, यानी कि एक लाइन जो है आपको छोड़ना है वहां पे, ठीक है। फिर क्या लिखना है कि सर, यहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद फिर देखिए आप फिर स्टार्ट कीजिएगा अपना लिखने के लिए जो भी आपका कंटेंट होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कैसे स्टार्ट किए हम, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। ओके, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं एडिटर के पास लिखने के लिए कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ का मतलब होता है कि योर काइंड अटेंशन, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा, ठीक है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। वुड लाइक टू मतलब चाहूँगा का होता है, सेंस देता है ये। तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ मतलब कि मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहूँगा, ठीक है। हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया है, जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो हमने क्या किया है कि उसका हिंदी जो है लिख दिया है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। तो अटेंशन दैट की द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है, जो आपूर्ति होता है, इन आवर एरिया, हमारे एरिया में, हैज गॉन वो हो गया है, फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स, BAD बैड टू वर्स, WORSE, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दैट द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया, मतलब हमारे एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है हैज गॉन, वो मतलब कि हो गया है, क्या हो गया है, फ्रॉम बैड टू वर्स। देखिए बैड टू वर्स का मतलब होता है बद से बदतर, कहने का मतलब है पूरी ही जो है खराब स्थिति हो गई है, ठीक है, वही चीज लिखा हुआ है, फ्रॉम बैड टू वर्स मतलब कि एकदम पूरी तरह से खराब हो गया है।
ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, देखिए फ्रीक्वेंट का हमने यहाँ पे लिख दिया है बार बार, ठीक है। तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन मतलब कि जो बार बार जो खराब हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बार बार जो खराब हो जाता है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि पीपल आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि लोगों को जो है लोग क्या कर रहे हैं कि इसके कारण जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी समस्याओं का क्या सामना करना पड़ रहा है। गॉट इट, पीपल आर फेसिंग, फेस का मतलब होता है सामना करना, तो पीपल यानी लोग जो है वो सामना कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब कि इससे कई तरह का प्रॉब्लम जो है वो आ गया है, ठीक है, जो कि लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बोलता है कि व्हेन द पावर इज अवेलेबल, ओके, अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना, तो बोलता है कि जब पावर, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब होगा, ओके, सो डोंट बी गेट कंफ्यूज, व्हेन द पावर इज अवेलेबल, जब पावर जो है वो अवेलेबल रहता है, यानी कि जब मतलब कि बिजली जब रहता है, ठीक है, तब वोल्टेज फ्लक्चुएट्स, देखिए तो वोल्टेज क्या हो जाता है, वोल्टेज फ्लक्चुएट्स का मतलब होता है घटना बढ़ना, स्पेलिंग देख लीजिए FLUCTUATES, फ्लक्चुएट्स का मतलब होता है घटना बढ़ना, हम लोग नहीं बोलते हैं कि भूख भाग होना, ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, द वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएट्स होता है, मतलब कि ठीक है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, और इट कॉजेज डैमेज टू आवर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यही जो है मतलब कि क्या होता है कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स जो रहता है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, जो भी है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये फ्लक्चुएशन के कारण जो है ना, हमारे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो रहता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, अचानक से वोल्टेज का बढ़ जाना फिर आ जाना, इससे क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो रहता है वो खराब हो जाते हैं, और वही कारण क्या होता है, तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन करना, फ्लक्चुएट करना, गॉट इट। फिर देखिए समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी कभी, समटाइम्स SOMETIMES, ओके, समटाइम्स वोल्टेज VOLTAGE, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए स्पेलिंग में भी, ठीक है ना, आपको सही सही लिखना है, इसलिए हम इसको बार बार जो है बता दे रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज इज सो लो, अर्थ बोलता है कि कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज जो है काफी ज्यादा लो रहता है, नहीं बोलते हैं डीम लाइट है, ठीक है, मतलब कम रहता है लाइट, ड्यू टू विच, जिसके चलते, ओके, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट डू नॉट वर्क, ठीक है, और जब वोल्टेज जब कम रहता है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो रहता है वो काम ही नहीं करता है, देखिए जब वोल्टेज रहता है तो फ्लक्चुएट्स करता है, ठीक है, तो वो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, और जब वोल्टेज नहीं रहता है तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो चलता ही नहीं है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू विच, जिसके चलते इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है डू नॉट वर्क, काम नहीं करता है, जब वोल्टेज जो है वो लो रहता है तब, ओके। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, और बोलता है कि इसके चलते जो है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है आर नॉट एबल टू स्टडी, मतलब वो पढ़ नहीं पाते हैं प्रॉपरली, ठीक ढंग से, एट नाइट, रात में, ओके फ्रेंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप, मुझे उम्मीद है, ठीक है, मैं आशा करता हूं, द इलेक्ट्रिक सप्लाई अथॉरिटी, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करता है, जो आपूर्ति जो करता है अधिकारी लोग, ठीक है, वो क्या करे, इंप्रूव करे द पावर सिचुएशन, यानी कि पावर, बिजली की समस्या को जो है वो क्या करे, मतलब कि उसको इंप्रूव करे, उसको सुधारने का प्रयास करे, एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके, ठीक है, इसके इंप्रूवमेंट जो है करे, ओके, ताकि लोगों को जो है इन सारी समस्याओं को जो है वो सामना न करना पड़े, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से एक लाइन जो है लीव करना है, यहाँ पे छोड़ना है, फिर यहाँ पे लिखिए थैंकिंग यू, ओके, थैंकिंग यू, फिर आपको क्या लिखना है, योर फेथफुली, योर्स ट्रूली भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, फिर देखिए नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, फिर डेजिग्नेशन यानी कि पद यदि आपका कोई है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से ध्यान से जो है आपको इसको देखना है, ओके, ध्यान से इसको देखिए बार बार। सबसे पहले क्या कीजिए कि इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने के बाद जो है आप इसको सुनिए, देखिए, आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ नोट डाउन कर लिए और बस हो गया, रट्टा मार लिए, आप इसको समझने का कोशिश कीजिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, ओके, और इसको भी जो है आप लिख लीजिए, जितना भी वर्ड मीनिंग्स जो होता है वो प्रॉब्लम, वो सबको यहाँ पे लिख लीजिए, ओके। 18 का और वाला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ओके, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 18 का और वाला क्वेश्चन है, ओके। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक एप्लीकेशन लिखे, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, यानी कि अपने हेडमास्टर के पास जो है एक एप्लीकेशन लिखें ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास, ओके, आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल, ठीक है, इन द स्कूल लाइब्रेरी, और उनको कहें, ठीक है, कि लाइब्रेरी में जो है ज़्यादा बुक्स जो है वो क्या करें, अवेलेबल करवाएं, मतलब कि उपलब्ध करवाएं, ओके। तो ये एप्लीकेशन जो है आपको जो है लिखना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओके, टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल, यानी कि ज़्यादा बुक्स जो है वो अवेलेबल करवाना है लाइब्रेरी में, ओके, स्कूल के लाइब्रेरी में, गॉट इट। आइए देखिए हम लोग इसको कैसे लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू, ओके, देखिए यहाँ पे टू लिखा हुआ है, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे, टू द हेड मास्टर, जो कि यहाँ पे कहाँ पे किसको लिखने के लिए बोला जा रहा है, टू द हेड मास्टर को, तो हम लोग क्या करेंगे कि द हेड मास्टर यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, हम लोग स्कूल का नाम लिखेंगे। आप जिस हेडमास्टर को दे रहे हैं, जिस स्कूल के हेडमास्टर को दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम लिखेंगे हम लोग कि एसएस हाई स्कूल भेंड्रा। आप यहाँ पे लिखेंगे जिस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तेलो, तारानारी, नावाडी, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप कौन से स्कूल में हैं ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ओके। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, अब क्या करना है कि एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, तो आपका सब्जेक्ट तो यहाँ पे दिया हुआ है, टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट के जगह पे एन एप्लीकेशन टू मेक मोर बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, गॉट इट। देखिए तो सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद फिर से एक लाइन हम छोड़ेंगे यहाँ पे और फिर लिखेंगे सर, उसके बाद फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, गॉट इट। फिर लिखेंगे, देखिए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट देयर इज वेरी लेस बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, ओके। देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना एप्लीकेशन वगैरह, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि अत्यंत आदर के साथ, आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं कि देयर इज वेरी लेस बुक्स, मतलब कि बहुत ही कम बुक मतलब की है, ओके, इन द स्कूल लाइब्रेरी, यानी कि स्कूल के लाइब्रेरी में जो है बहुत ही कम किताबें हैं, ड्यू टू विच, ठीक है, ड्यू टू विच का मतलब होता है जिसके चलते। देखिए हमने यहाँ पे एरो लगा करके इधर ही कर दिया है, जिसके चलते हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। आप इस एरो को देखिए, जिसके चलते, ड्यू टू विच का मतलब क्या होता है, जिसके चलते, ओके। तो ड्यू टू विच वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर लाइब्रेरी पीरियड प्रॉपरली। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्यू टू विच, यानी कि जिसके चलते, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज, यानी कि हम लोग जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज। तो यूटिलाइज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एरो को आप ध्यान दीजिएगा, ओके। यूटिलाइज का मतलब होता है उपयोग करना या तो लाभ उठाना, ओके। तो हम लोग जो है वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज, मतलब हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, हम लोग उपयोग में नहीं ला पाते हैं, क्या, तो आवर लाइब्रेरी पीरियड प्रॉपरली, यानी कि हम लोग का जो लाइब्रेरी पीरियड जो दिया जाता है, ठीक है, तो उस पीरियड को जो है हम लोग प्रॉपरली जो है यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। प्रॉपरली का मतलब होता है अच्छे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं उस लाइब्रेरी पीरियड को, गॉट इट। सम ऑफ बुक्स बोलता है कि कुछ किताबें जो है आर टॉर्न, बोलता है कि कुछ किताबें यदि बची खुची कुछ किताबें यदि है तो वो फटी हुई है, वाइल सम हैव, जबकि, वाइल का मतलब क्या हो जाएगा, जबकि, वाइल सम हैव, जबकि कुछ, बिकम आउटडेटेड, और जबकि कुछ क्या हो गया है, आउटडेटेड हो गया, मतलब कि वो पुरानी हो चुकी है, मतलब कि, ओके, विच इज नो यूज फॉर आवर कोर्स, जिसका मतलब कि कोर्स में जो है कोई काम नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ओके। विच इज नो यूज, जिसका कोई यूज नहीं है, फॉर आवर कोर्स, कोर्स के लिए कोई यूज नहीं, फिर भी जो है वो रखी गई है। देखिए फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, देखिए यहाँ पे हम लिख दिए, इतना का मतलब होता है अपने क्लास की तरफ से, ओके। आप सब ये सब वर्ड को जो है याद कर लें, ठीक है, ताकि आपको जब आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है वो इफेक्टिव होगा, गॉट इट। ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास, यानी कि अपने क्लास की तरफ से, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको, टू एड सम मोर बुक्स, एड का मतलब होता है शामिल करना। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, एरो को देखिए आप ध्यान से, ठीक है, एरो उधर दिखा रहा है,
तो टू एड सम मोर बुक्स, यानी कि अपने क्लास की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको, टू एड मतलब कि शामिल करने के लिए, सम मोर बुक्स मतलब कि कुछ और किताबें, फॉर द लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी के लिए, फॉर दिस और इसके लिए, वी शैल बी ऑब्लाइज टू यू और इसके लिए जो है हम सभी जो हैं, ठीक है, हम सभी क्या रहेंगे, ऑब्लाइज्ड रहेंगे। देखिए ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है आभारी रहना, तो फॉर दिस वी शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, गॉट इट। आपको इसी तरह से लिखना है, हम लोग जो है वो आभारी रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना नीचे योर ओबीडियंट प्यूपिल, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना नेम दे देंगे और देखिए इस जगह पे हम लोग थैंकिंग यू करेंगे, फिर आप डेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आपको लिखने के लिए बोला जाए तो इस तरह के फॉर्मेट का आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए बार बार, सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, ठीक है, और बार बार इसको समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे जो है समझाया जा रहा है। ओके, 19 नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या बोला जा रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स। ओके, आपको पैराग्राफ लिखने के लिए बोला जा रहा है कितने, तो 150 वर्ड्स में। ओके, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है नीचे, ठीक है, उनमें से किसी एक पर, फॉलोइंग टॉपिक्स यानी कि जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके, तो इनमें से बोला जा रहा है कि किसी एक पर आप लिखिए। ओके, तो हम लोग देखिए ये टॉपिक क्या है कि द सीजन यू लाइक मोस्ट, फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड है माय बर्थडे पार्टी एंड द थर्ड टॉपिक है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो हम लोग जो है ये सब तीनों का करेंगे। ओके, हम लोग एक भी क्वेश्चन को जो है इग्नोर नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ दिया जाए, और मैं तो कहता हूं कि इन्हीं में से सारा चीज में पूछेगा, सेट में ही जो है आपका क्वेश्चन जो है आपको मैट्रिक में पूछे जाने की संभावना है। ओके, सो हम लोग जो है इस चीज को लाइटली नहीं लेंगे और कंप्लीट तैयारी करेंगे। ओके, तो आइए अभी हम इसमें देखते हैं द सीजन यू लाइक मोस्ट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक को हम लोग पहले देखते हैं, फिर हम सेकेंड और थर्ड को भी देखेंगे। ओके, तो देखिए द सीजन यू लाइक मोस्ट, सबसे पहले आप हेडिंग लिख दीजिए द सीजन यू लाइक मोस्ट। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे देयर आर मेनली 4 सीजन्स इन इंडिया। ओके, हमने सभी का हिंदी जो है जो वर्ड मीनिंग जो है टफ लगता है, ठीक है, उसका हमने लिख दिया है, तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, देखिए देयर आर मेनली 4 सीजन्स इन इंडिया, मतलब कि मुख्य रूप से भारत में जो है, ठीक है, वो 4 सीजन होते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े ना देयर का यूज। ओके, जैसे कि एक गाय है तो देयर इज अ काउ, एक डॉग है तो देयर इज अ डॉग, इस तरह से। तो 4 सीजन होते हैं, मुख्य रूप से 4 सीजन होते हैं। तो देयर आर मेनली 4 सीजन्स, सीजन्स का मतलब होता है ऋतु। ओके, तो देयर आर मेनली 4 सीजन्स इन इंडिया, भारत में जो है मुख्य रूप से जो है 4 सीजन्स होते हैं। वो क्या क्या है, दे आर समर, ठीक है, हम लोग जानते हैं समर हो गया, फिर आपका रेनी हो गया, फिर विंटर हो गया, फिर आपका स्प्रिंग सीजन हो गया। ओके, हाउएवर, हालांकि, ठीक है, हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हमने यहाँ पे लिख दिया है हाउएवर ईच सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी एंड इंपॉर्टेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हालांकि ईच सीजन, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, तो ईच सीजन यानी कि हर ऋतु का अपना जो है, ईच सीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी, यानी कि हर ऋतु का जो है अपना खूबसूरती होता है, अपना ब्यूटी होता है और इम्पॉर्टेंस होता है। आप किसी भी जो है मतलब सीजन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर सीजन जो है अपने आप में जो है ब्यूटी रखता है, इम्पॉर्टेंस रखता है। ओके, तो इम्पॉर्टेंस, बट लेकिन आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट, लेकिन यहाँ पे बट आई लाइक, लेकिन मैं पसंद करता हूँ क्या, तो द स्प्रिंग सीजन यानी कि बसंत ऋतु को मोस्ट, अत्यधिक। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आप रेनी सीजन लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे विंटर सीजन लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो बट आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट। ओके, इट कम्स आफ्टर विंटर, और ये जो है आती है, इट कम्स यानी कि यह आती है, आफ्टर विंटर यानी कि ये सीजन जो है यानी स्प्रिंग सीजन जो है वो विंटर के बाद आती है। इट इज द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ठीक है, आप लिख सकते हैं इट इज द बेस्ट सीजन, मतलब कि ये जो है सबसे अच्छा सीजन होता है ऑफ द ईयर, मतलब कि ये वर्ष का, ये साल का जो है ये सबसे अच्छा सीजन होता है। गॉट इट। देखिए ड्यूरिंग दिस सीजन यानी कि
ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, ड्यूरिंग दिस सीजन यानी कि किस सीजन के दौरान, तो स्प्रिंग सीजन के दौरान। ओके, वही चीज लिखा गया है कि ड्यूरिंग दिस सीजन यानी कि स्प्रिंग सीजन के दौरान डेज आर वेरी प्लीजेंट। ठीक है, डेज जो रहता है मतलब कि जो दिन जो रहता है, ठीक है, वो बहुत ही जो है सुहावना रहता है, मतलब कि अच्छा रहता है। एंड नाइट्स आर ऑल्सो गुड, और रातें भी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान जो है, इस ऋतु के दौरान जो है, नेचर यानी कि प्रकृति, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, देखिए NATURE, नेचर लुक्स चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल। देखिए इस सीजन के दौरान, मतलब किस सीजन के दौरान, तो स्प्रिंग सीजन के दौरान जो है नेचर जो है वो कैसा दिखता है, चार्मिंग दिखता है और ब्यूटीफुल दिखता है, मतलब कि खूबसूरत दिखता है, अच्छा दिखता है। ओके, इट इज द सीजन, बोलता है कि यह सीजन होता है व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ब्लॉसम। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यह वही सीजन होता है जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के फूल जो है वो ब्लॉसम करते हैं, यानी कि फूलते हैं, खिलते हैं। गॉट इट, वही बोला जा रहा है इट इज द सीजन, मतलब कि यह वही सीजन होता है जब, यहाँ पे वैन का मतलब क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर जो है वो क्या करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, यानी कि खिलते हैं। ओके, ट्रीज ब्रिंग फॉर्थ न्यू लीव्स। देखिए यहाँ पे ब्रिंग फॉर्थ का मतलब होता है लाना, यानी कि किसी चीज को, जैसे कि पेड़ पौधे जो रहते हैं, पेड़ जो रहते हैं वो क्या करते हैं, नई पत्तियों को लाते हैं, तो वही ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है लाना। तो पेड़ जो रहता है वो क्या करता है, नई नई पत्तियों को जो है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन के दौरान जो है वो लाता है। गॉट इट। बर्ड्स चैटर इन द ट्री, और फिर बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं कि चैटरिंग करते हैं, यानी कि चहचहाते हैं, ठीक है, इस सीजन के दौरान। ऑल दिस थिंग्स, बोलता है कि ये सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स का मतलब होता है ये सारी चीजें जो है अट्रैक्ट्स, मतलब कि आकर्षित करती है, आवर अटेंशन, मतलब हम लोगों के ध्यान को क्या करती है, अपनी ओर जो है आकर्षित करती है, टू नेचर, यानी कि नेचर के प्रति हम लोगों का ध्यान क्या करती है, मतलब कि नेचर के प्रति जो है मतलब कि आकर्षित हो जाता है। फाइनली, और अंत में वी कैन से दैट, और अंत में हम यही कह सकते हैं कि इट इज द सीजन ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कि ये जो सीजन होता है वो जॉय और हैप्पीनेस का होता है, यानी कि खुशी का होता है। ओके, दैट्स वाई, यही कारण है कि आई लाइक दिस सीजन मोस्ट। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है, माई बर्थडे पार्टी। ओके, अब ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए अब माई बर्थडे पार्टी, ओके, हेडिंग लिख देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए माई बर्थडे फॉल्स ऑन 7 अगस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल्स का मतलब होता है पड़ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा बर्थडे जो है वो 7 अगस्त को है, तो वही यहाँ पे है, फॉल्स का मतलब है पड़ना या तो होना। ठीक है, तो माई बर्थडे जो है फॉल्स ऑन 7 अगस्त, यानी कि 7 अगस्त को है। एंड एवरी ईयर, और हर साल, एवरी ईयर का मतलब क्या होता है, हर साल या तो प्रत्येक साल। आई सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, CELEBRATE। ओके, सेलिब्रेट, आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ ग्रेट फन, और मैं जो हूँ मतलब कि मनाता हूँ, ठीक है, अपने बर्थडे को विथ ग्रेट फन, यानी कि बहुत ही मजे के साथ। ऑन माई बर्थडे मतलब कि बर्थडे के दिन, ऑन माई बर्थडे का मतलब होता है बर्थडे के दिन। एट फर्स्ट, एट फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, एट फर्स्ट का मतलब सबसे पहले, यानी कि बर्थडे के दिन सबसे पहले। आई टच माई पेरेंट्स फीट टू टेक ब्लेस, यानी कि बर्थडे के दिन सबसे पहले मैं क्या करता हूं, तो आई टच माय पेरेंट्स फीट, यानी कि मैं अपने माता पिता का जो हूं मतलब कि पैर छूता हूं। टू टेक ब्लेस मतलब कि आशीर्वाद लेने के लिए, टू टेक ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद लेना, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। ओके, तो मैं आशीर्वाद लेने के लिए क्या करता हूं, माता पिता का पैर छूता हूं, यानी कि टच करता हूं। फिर देखिए दिस ईयर मतलब कि इस साल। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, तो चूंकि ये V2 में है, वर्ब 2 में है, तो यहाँ पे हो जाएगा मनाया। तो दिस ईयर यानी कि इस साल जो है आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे मतलब कि मैंने अपना बर्थडे मनाया विथ ग्रेट प्लेजर, यानी कि बहुत ही खुशी के साथ। ग्रेट का मतलब यहाँ हो जाएगा बहुत, बहुत ही खुशी के साथ। प्लेजर का स्पेलिंग आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, PLEASURE। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसे समझने के लिए, इसलिए हम जो है 1 बाय 1 लेटर बाय लेटर जो है हम बता दे रहे हैं। PLEASURE। ओके, बिकॉज माई ऑल फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विथ ग्रेट प्लेजर
बिकॉज, क्यों, क्योंकि, ओके, बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज माई ऑल फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे सभी दोस्त जो थे, वर प्रेजेंट, वो उपस्थित थे, विथ मी, मतलब कि मेरे साथ, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे विथ ग्रेट प्लेजर, मतलब बहुत ही खुशी के साथ, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो लोग थे, ठीक है, वो उपस्थित थे, विथ मी मतलब मेरे साथ, ओके। ऑन बर्थडे यानी कि बर्थडे के दिन, व्हेन एवरीवन, जब, यहाँ पे व्हेन का मतलब जब हो जाएगा, ओके। सो व्हेन एवरीवन यानी कि जब सभी लोग, रीच्ड माई होम, जब सभी लोग जो है मतलब कि मेरे घर पहुंच गए, तो आई कट द केक, मैंने क्या किया, आई कट द केक, यानी कि मैंने केक को काटा, यहाँ पे V2 है ये, ओके, पास्ट के बारे में कट ही होता है इसका। तो आई कट द केक यानी मैंने केक को काटा, एज आई कट द केक यानी कि ज्यों ही मैंने केक को काटा, एवरीवन विश्ड मी, तो सभी ने मुझे क्या किया, विश किया, ठीक है ना। मी सेइंग मतलब कि कह करके, क्या, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। जब मैंने केक को मतलब कि काटा, तो सभी ने मुझे क्या किया, मतलब कि सेइंग विश किया हैप्पी बर्थडे को बोल करके, ओके। आई थैंक देम, मैंने सभी को जो है मतलब कि क्या किया, थैंक दिया, उन लोगों को धन्यवाद दिया। आई गोट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आई गोट मतलब कि मैंने पाया, ठीक है, या मुझे मिला, अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, बहुत सारा गिफ्ट्स जो है मुझे मिला, फ्रॉम माई फ्रेंड्स मतलब कि अपने फ्रेंड से, ठीक है। फ्रॉम का मतलब यहाँ पे से हो जाएगा, तो फ्रॉम माई फ्रेंड्स यानी कि अपने फ्रेंड से। पापा गेव मी अ बाइसिकल, ठीक है, पापा गेव मी मतलब पापा ने मुझे दिया, अ बाइसिकल, ठीक है, विच वॉज वेरी नाइस, जो कि बहुत ही अच्छा था। आफ्टर दिस इवेंट यानी कि इसके बाद, मतलब कि इस जितना भी जो मनाया जा रहा है, ठीक है, इस घटना के बाद जो है केक्स, स्वीट्स, स्नैक्स वर सर्व्ड, और बोलता है कि जब ये सब हो गया तो केक्स और स्वीट्स, स्नैक्स, ठीक है, वर सर्व्ड, वो मतलब कि सभी को सर्व किया गया, टू ऑल द गेस्ट एंड फ्रेंड्स को, ठीक है, गेस्ट लोग को और फिर फ्रेंड्स लोग को जो है उसको सर्व किया गया। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद, डिनर वाज सर्व्ड, और उसके बाद फिर क्या किया गया कि डिनर को सर्व किया गया, ठीक है। माई फ्रेंड्स एंजॉयड द सेलिब्रेशन बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, और फिर मेरा दोस्त लोग जो है एंजॉय किया, मतलब सेलिब्रेशन को, इस उत्सव को जो है, ठीक है ना, इस बर्थडे पार्टी को जो है वो एंजॉय किया, किस तरह से, तो बाय सेइंग एंड डांसिंग, यानी कि गा करके और नाच करके, ओके। तो आप इसको जो है अच्छे से देखिए, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए बार बार, ओके। इसको लिख करके, एक दो बार लिख करके भी आप देख सकते हैं इसको, ओके। तीसरे टॉपिक को देखते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। देखिए हेडिंग आप लिख दीजिएगा, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए क्या बोल रहा है, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, खेल कूद का जो है वो क्या वैल्यू है, क्या मूल्य है, क्या महत्व है, ओके, उसके बारे में आपको बात करना है। देखिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। देखिए क्या बोल रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है, यानी कि खेल कूद जो है वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, वो एक बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है, ठीक है, इन ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य के जीवन में, गॉट इट, ठीक है। नाउ अब इट हैज़ बिकम, यानी कि नाउ इट हैज़ बिकम मतलब अब जो है यह हो गया है, अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यानी कि अब यह हो गया है क्या, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो हो गया है अ नेसेसरी पार्ट, एक आवश्यक भाग मतलब कि हो गया है, एजुकेशन ऑल्सो, यानी कि एजुकेशन का जो है एक आवश्यक भाग भी मतलब कि हो गया है क्या, तो गेम एंड स्पोर्ट्स, ओके। फिर देखिए टू एंजॉय गुड हेल्थ, मतलब कि टू एंजॉय गुड हेल्थ यानी कि गुड हेल्थ को एंजॉय करने के लिए वी शुड टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। हम लोग को क्या करना चाहिए, यानी कि गुड हेल्थ, यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे तो आपको जो है क्या करना चाहिए, मतलब कि ठीक है, वी शुड टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना, यानी कि शामिल होना। तो हम लोगों को जो है खेल कूद में जो है वो शामिल होना चाहिए। यहाँ पे यही बोल रहा है कि टू एंजॉय गुड हेल्थ, यानी कि अच्छा हेल्थ पाने के लिए, ठीक है, वी शुड टेक पार्ट, हम लोगों को भाग लेना चाहिए इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ओके। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ, ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मतलब कि बहुत ज़रूरी है, फॉर बोथ, दोनों के लिए,
ठीक है, आवर बॉडी एंड माइंड, यानी कि ये हमारे बॉडी और माइंड के लिए भी जो है ये बहुत ही जरूरी है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स टीच अस डिसिप्लिन, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो रहता है वो हम लोगों को क्या सिखाता है, तो डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ठीक है, तो ये अनुशासन सिखाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी कि व्यवहारिक जीवन में जो है डिसिप्लिन का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप टीम स्पिरिट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है, विकसित करता है क्या, तो टीम स्पिरिट मतलब कि मिल करके काम करने की भावना को क्या करता है, ये विकसित करता है, डेवलप करता है। ओके, अ स्पोर्ट्समैन इज ऑलवेज रेडी टू कोऑपरेट अदर्स, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई भी यदि स्पोर्ट्समैन है तो वो क्या करता है, इज ऑलवेज रेडी, हमेशा जो है वो रेडी रहता है टू कोऑपरेट अदर्स, मतलब कि दूसरे को जो है सहयोग करने के लिए, मतलब उसमें जो है मतलब कि चुस्ती फुर्ती जो है वो बना रहता है। ओके, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, गॉट इट। तो आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, बार बार सिर्फ लिखना ही जरूरी नहीं है, ठीक है, आप समझिए, इस ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि पॉज करके और आप इसको उतार लें, ठीक है, आप देखिए कि कैसे कैसे जो है उसको समझाया गया है, ये भी बहुत ही जरूरी होता है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या बोला, ये सेक्शन बी का ही पार्ट है। ओके, सेक्शन बी का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहां पे बोल रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट, ओके, व्हेन यानी जब, व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट or doer of the action, okay, when the subject is the agent or doer of the action, okay, the verb is in the, ठीक है, और यहाँ पे आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इन 4 ऑप्शन में से जो है आपको एक यहाँ पे सही आंसर जो है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले ना क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा ना तब तक आप सही से आंसर जो है वो सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ओके, देखिए बोल रहा है यहाँ पे कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट, यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट जो है वो एजेंट रहे, तो एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है कार्यकर्ता, यानी कार्य को करने वाला। ओके, एजेंट का मतलब क्या होता है, कार्यकर्ता, यानी काम को करने वाला, यानी कि क्या बोल रहा है कि जब मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो मतलब कौन रहे, एजेंट रहे, यानी कि कार्यकर्ता रहे, गॉट इट। फिर क्या बोल रहा है, या डूअर ऑफ द एक्शन, ओके, डूअर ऑफ द एक्शन, ये डूअर ऑफ द एक्शन क्या है, क्या है डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर का मतलब क्या होता है, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, ठीक है, डू का मतलब होता है काम करना और ER लगा दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा काम करने वाला, ठीक है, तो डूअर ऑफ द एक्शन, ठीक है, यानी कि एक्शन को करने वाला। तो बोल रहा है कि द वर्ब इज इन द, तो बोलता है कि इस तरह का जब फॉर्म जब आता है तो वो कौन से मतलब वर्ब के जो है कौन से फॉर्म को यहाँ पे हम बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को, गॉट इट। कहने का मतलब है, चलिए इसको ना सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक सेंटेंस हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने लिख दिया कि ही राइट्स अ लेटर, हमने एक सेंटेंस लिख दिया है, इसको जो है समझने के लिए हम जो है एक सेंटेंस का मतलब कि लेते हैं, हेल्प लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही राइट्स अ लेटर, ओके, अब देखिए इसको हम लोग ना सेट करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज द एजेंट, तो देखिए एजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट जो है आप ही हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या कर रहा है कि काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो कार्यकर्ता है, यानी काम को करने वाला है, ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, तो राइट्स अ लेटर मतलब पत्र लिखने का काम करता है, गॉट इट, ये जो है पत्र लिखने का काम करता है। फिर दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है कि डूअर ऑफ द एक्शन, अरे बाबा यही तो बोला जा रहा है, ठीक है, इसको एजेंट बनाएं या तो फिर हम क्या बोले कि डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि काम करने वाला, एक्शन को करने वाला, तो एक्शन को करने वाला तो यही है ना, ही राइट्स ए लेटर। यदि हम पूछेंगे कि हु राइट्स ए लेटर इन दिस सेंटेंस, ठीक है, इस सेंटेंस में जो है काम कौन कर रहा है, तो काम कौन कर रहा है, यहाँ पे ही कर रहा है, ठीक है, क्या काम कर रहा है, तो ये पत्र लिखने का काम कर रहा है, गॉट इट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपका ये क्या हो गया, आप इसको एजेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो फिर डूअर ऑफ द एक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए अब मेरे पास जो है एक मतलब कि एक सेंटेंस जो है आ गया है जो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, उस तरह का सेंटेंस हमने यहाँ पे
लिख दिया है। तो बोलता है कि द वर्ब इज इन द, तो वही बोलता है कि यहां पर जो वर्ब जो आ रहा है वो वर्ब जो है वो किस फॉर्म में रहता है, किस रूप में रहता है, क्या वो एक्टिव में रहता है कि पैसिव में रहता है, क्या नॉर्मल में रहता है या फिर नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस तरह के वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेरा है ना वो एक्टिव है। ओके, सब्जेक्ट क्या है मेरा, एक्टिव है, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे कार्यकर्ता का काम करता है, एजेंट का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि ये एक्शन को करता है। तो जब ये एक्शन को करता है तो ये एक्टिव ही हुआ ना। ओके, जब ये एक्शन को कर रहा है, ये जो है पत्र लिखने का काम करता है। ठीक है, तो जब पत्र लिखने का काम करता है तो क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव फॉर्म में हो गया। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब जो आ रहा है वो फॉर्म क्या हो गया आपका, एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस के फॉर्म में ये है। गॉट इट, क्लियर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, यदि मैं आपको बता दूं कि नहीं यहाँ पे जो है एक्टिव वॉइस भरा जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे बता दूं कि नहीं यहाँ पे ये होगा, तो इससे जो है आप एग्जामिनेशन में जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल सेट है, इस तरह के क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, कैसे बनाया जा रहा है, तभी आप वहां पे बना सकते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान से इस पूरा सेट को जो है अच्छे से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक जरा सा मिस मत कीजिए इसको आप। ओके, चलिए ये समझ में आ गया 20 नंबर का, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। गॉट इट। चलिए स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि ही, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर दिया है दिस प्लेस लास्ट मंथ। ओके, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया गया है विजिट्स, फिर विजिट, फिर विजिटेड, फिर नन ऑफ दिस। ओके, अब बहुत सारा स्टूडेंट क्या करेंगे, ठीक है, कि ये बी सी डी वाला जो है ऑप्शन देखेंगे ही नहीं और सीधे जो है यहाँ पे टिक मार देंगे विजिट्स में। ओके, सीधे विजिट्स में मार देंगे, उसको ना क्वेश्चन को देखना है और ना ही ऑप्शन को देखना है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, तुरंत जो है वो टिक मार जाते हैं। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको जो है पहले क्वेश्चन को देखना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में ना आ जाए तब तक हम ऑप्शन में नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट तो क्या करेंगे कि यहाँ पे विजिट्स लगा रहेगा, विजिट्स यहाँ पे लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगा हुआ है। ठीक है, तो वो देखेंगे अरे यहाँ तो विजिट्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यही सही होगा। बट ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ही, उसके बाद ब्लैंक्स दिया है दिस प्लेस। ठीक है, यानी कि इस प्लेस को, इस स्थान को लास्ट मंथ, आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे दिया है लास्ट मंथ। ओके, क्या दिया हुआ है, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब होता है कि बीता हुआ महीना, यानी पिछला महीना। ठीक है, लास्ट मंथ का क्या मतलब होता है कि बीता हुआ महीना। तो देखिए, जब यहाँ पे बीता हुआ महीना के बारे में बात कर रहा है, जब पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है, तो आपका वर्ब भी तो पास्ट में होगा ना। गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप देख रहे हैं लास्ट मंथ लिखा हुआ है, तो आपका वर्ब क्या हो जाएगा, आपका वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा, यानी कि विजिट्स, विजिट, विजिटेड। ठीक है, यहाँ पे तीनों में जो है क्या हो जाएगा, आपका विजिटेड सही होगा। ठीक है, विजिटेड का मतलब होता है घूमना, यानी कि ही विजिटेड दिस प्लेस लास्ट मंथ, मतलब कि उसने जो है इस प्लेस को जो है लास्ट मंथ जो है वो घूमा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ जब कभी भी यहाँ पे आपको रहे स्टूडेंट्स कि लास्ट मंथ रहे, लास्ट वीक रहे, ठीक है, लास्ट ईयर रहे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे वर्ब टू का, यानी कि पास्ट फॉर्म का जो है यूज करना है आपको। ओके, तो इस अनुसार से जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विजिटेड। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। आपको क्वेश्चन को समझना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। ठीक है ना, कि अच्छा ये जो है इस तरह का है, रट्टा मार दिए कि यहाँ पे विजिटेड होगा। ओके, आपको समझना है इसको। ओके, चलिए आइए है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे है सी वर्कड हार्ड सो दैट सी, अब ब्लैंक्स दिया है, फिर पास्ट लगाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिया है मे, फिर मस्ट, फिर आउट और फिर नन ऑफ दीज दिया हुआ है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो है वो कोई नहीं है। अब आप बताइए क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं इसका क्या होगा। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि सो दैट के बाद जो है यहाँ पे सो दैट का मतलब होता है ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। और जिस किसी भी सेंटेंस में आपका सो दैट रहे ना, तो वहां पे आपको क्या करना है कि मे का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी वर्क हार्ड सो दैट सी में पास। थोड़ा सा रुकिएगा, वेट, जल्दीबाजी नहीं करना है आपको। ठीक है, पहले समझना है क्वेश्चन को पूरा। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन को छोड़ ना दूं तब तक आपको जो है स्किप नहीं करना है। ठीक है ना,
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया, उसने कठिन परिश्रम किया सो दैट, ताकि वह पास कर सके। अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे सो दैट लगा रहेगा वहां पे आप मे का यूज करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन है, यहाँ पे जो आपका वर्ब जो आ रहा है, ठीक है, वो किस फॉर्म में है, वो V2 के फॉर्म में है, यानी कि वर्ब 2 के फॉर्म में है, पास्ट फॉर्म में है। तो जब ये पास्ट फॉर्म में है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आप मे लगाएंगे ना उसका भी जो है पास्ट कर देना है। तो यहाँ पे मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। ओके, बिल्कुल सही, ठीक है, यहाँ पे मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। अब देखिए क्या आपके ऑप्शन में जो है वो माइट यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए बताइए, क्या यहाँ पे माइट आपका दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि आपको हम बोलते हैं कि जल्दी नहीं करना है, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश नहीं करना है स्टूडेंट, ठीक है, आराम से समझ करके पढ़ना है, टाइम ले करके पढ़ना है, ठीक है, एक बार समझ में आना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे तो आपका माइट लगेगा, तो आपका ऑप्शन में तो माइट नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ना मे लगेगा, ना मस्ट लगेगा, ना आउट लगेगा, बल्कि क्या होगा कि नन ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और यहाँ पे माइट क्यों लगा स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है आप मे का यूज कब करेंगे, तो मे का यूज करेंगे यहाँ पे जब रहेगा आपका वर्ब 1, ठीक है, यहाँ पे जब आपका वर्ब 1 रहेगा तब जाकर के आप क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे। क्या पता कि ये वाला ना देकर के वहां पे प्रेजेंट में दे दे बनाने के लिए, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन है ना, ठीक है, ये ना देकर के यहाँ पे प्रेजेंट लिख देगा तो फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, मे लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, गॉट इट। इसलिए बोलते हैं कि आपको जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आई, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, स्पीक 3 लैंग्वेज, ठीक है, आई, फिर यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक्स, फिर स्पीक 3 लैंग्वेज, यानी कि स्पीक मतलब बोलना, 3 लैंग्वेज का मतलब होता है 3 भाषा, ठीक है, 3 लैंग्वेज। तो देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन जब रहे ना स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है कि कैन का यूज करना है। अब कैन का यूज आप क्यों करेंगे, क्योंकि कैन जो है ना वो हमको मतलब कि एबिलिटी के बारे में बताता है, ठीक है, कैपेसिटी के बारे में बताता है, ये पावर के बारे में बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3 लैंग्वेज के बारे में जो बात किया जा रहा है, ठीक है, बोलने के बारे में, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मेरे पास जो है ना 3 भाषा जो है, 3 लैंग्वेज बोलने का जो है वो एबिलिटी है मेरे पास। गॉट इट, समझ में आ रहा है, 3 लैंग्वेज बोलने का मेरे पास क्या है, एबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि मैं 3 भाषा बोल सकता हूं। ओके, तो आप इस केस में यहाँ पे क्या करेंगे कि आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेज, मतलब कि मैं जो हूँ 3 भाषा बोल सकता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो स्टूडेंट्स, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं वादा करता हूँ कि यदि आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए यदि अच्छे से आप देख लेंगे ना, तो आपका मैट्रिक में मार्क्स जो है 80% तक जा सकता है, बशर्ते कि आपको पैसेंस रख करके जो है आपको अच्छे से स्टडी करना है। ओके, गॉट इट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे दिया हुआ है इट, फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है रेन टुडे। ओके, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मे का यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, मे। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस को पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या बोल रहा है। यहाँ पे यदि हम मे लगाते हैं तो देखिए क्या होता है, इट मे रेन टुडे, इसका मतलब होता है कि आज वर्षा हो सकती है, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है। यहाँ पे मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटी और प्लस डाउट, यानी कि ये 50-50% के बारे में बात करता है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट मे रेन टुडे। जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस जब आपको दिखे तो वहां पे आपको क्या करना है, मे का यूज करना है। गॉट इट, क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए फिर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है सी, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है 100 रुपीज, ठीक है, सी फिर ब्लैंक्स फिर 100 रुपीज फ्रॉम मी। फ्रॉम मी का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुझसे, ठीक है। फ्रॉम मी का मतलब क्या होता है, मुझसे। फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम मी का मतलब क्या हो गया, मुझसे। गॉट इट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आपका बोरो, बोरोड, फिर दिया है इज बोरोइंग, फिर दिया है वाज बोरोड, फिर दिया है नन ऑफ दीज। ओके, अब आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, बोरोड का यूज करना है, ठीक है, बोरोड यानी कि V2 का यूज करना है, बोरोड। अब बोरोड यदि हम लगाते हैं यहाँ पे, देखिए ये बोरोड हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे 25 में सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, मतलब कि उसने जो है मुझसे, ठीक है, 100 रुपीज ना क्या किया, बोरो किया, मतलब कि मांगा, ठीक है। बोरो का मतलब होता है उधार मांगना,
ओके, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार मांगना, ठीक है। तो सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, यानी कि उसने जो है, ठीक है, मुझसे, ठीक है, कितना रुपया उधार मांगा, तो यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो उधार मांगा। तो इस सेंटेंस को सबसे सुटेबल जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बोरोड हो जाएगा, यानी कि वर्ब टू का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है चिल्ड्रेन, उसके बाद फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, चिल्ड्रेन, उसके बाद नॉइज इन द क्लास, ओके, चिल्ड्रेन नॉइज इन द क्लास व्हेन द टीचर इज एब्सेंट, जब टीचर जो है वो एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द क्लास, यानी कि जब टीचर जो है क्लास में जो है एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है, जब टीचर जो है, ठीक है, क्लास से जो है एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे जो है वो क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली ये ले लेता है, यानी कहने का मतलब है यदि आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है आपका आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए मेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, चिल्ड्रेन मेक अ नॉइज, यानी कि बच्चे जो है वो हल्ला करते हैं, ठीक है, इन द क्लास, बच्चे जो है क्लास में हल्ला करते हैं, व्हेन, जब टीचर इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। ओके, यहाँ पे देखिए वर मेकिंग यदि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि चिल्ड्रेन हल्ला कर रहे थे, ठीक है, तो ये तो सूट नहीं करेगा, मेड हल्ला किए थे, ये भी सूट नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे सूटेबल जो है आपका क्या आ रहा है, मेक आ रहा है। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट कि इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। देखिए स्टूडेंट एक्चुअली ये नरेशन है, ठीक है, और नरेशन जो है ये एक लेंदी पार्ट है, ठीक है, इसको जो है शॉर्ट समय में जो है मतलब कि समझा नहीं जा सकता है, फिर भी जो है हमने जो है आपको, ठीक है, शॉर्ट पीरियड में जो है समझाने का कोशिश किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है समझना पड़ता है, फिर भी हम आपकी सुविधा के लिए जो है हमने कुछ मतलब कि कुछ पार्ट में जो है इसको बांट दिए हैं और कोशिश किए हैं आपको समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, यदि इस तरह का रहेगा तो। देखिए यहाँ पे क्या किया है कि ही सेड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, फिर भी जो है देखिए आप इसको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है। तो पहला स्टेप में आपको क्या सोचना है स्टूडेंट, कि पहला स्टेप में आपको यही देखना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो सेड जो आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि डेफिनेशन को पहले देखना है, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन का जो है हमें ना जरूरत पड़ेगी, इसीलिए, ठीक है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो सेड जो लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। हम लोग इसे भी जान जाते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस लिखा गया है उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी देखिए आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ये जो है आपका है क्या है, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच है। गॉट इट, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ वाला जो वर्ब जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। गॉट इट, तो ये आपका पहला स्टेप रहा। आपको देखिए कैसे कैसे सोचना है वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में, ठीक है। फिर देखिए आपको फिर क्या देखना है कि यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, ठीक है, आपको उस सेंटेंस के बारे में जाना है, ठीक है। सेंटेंस जैसे होता है ना, 5 तरह का सेंटेंस होता है, तो ये कौन से तरह का सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कौन सा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखिए असर्टिव सेंटेंस जो है वो 2 तरह का होता है, क्लियर। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या क्या होता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस, और नेगेटिव का मतलब तो आप जान ही रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस होता है। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर, ओके। और यहाँ पे आप देखिए आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं अफर्मेटिव और एक होते हैं नेगेटिव। गॉट इट, लेकिन है तो ये असर्टिव सेंटेंस ना, इसको जो है हम लोग असर्टिव सेंटेंस मतलब कि बोलेंगे, चाहे ये अफर्मेटिव में रहे चाहे ये नेगेटिव सेंटेंस में रहे। आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। एक्चुअली हमने पहले ही बताया कि ये जो है थोड़ा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है, क्या क्या हम बोल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब आपका जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो है आपका जब असर्टिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, तो जब असर्टिव सेंटेंस जब आता है तो उसके लिए अलग रूल है, ठीक
ठीक है। जब यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसके लिए अलग रूल है, जब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसके लिए अलग रूल है, जब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाए तो उसके लिए भी अलग रूल है, सबका अलग अलग रूल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, गॉट इट। तो यहाँ पे जब आपको एग्जाम में जो है जब आपका असर्टिव सेंटेंस रहेगा तब जाकर के आपको जो है ये स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ असर्टिव सेंटेंस वाले के लिए यहाँ पे रूल बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई एम राइटिंग अ लेटर, तो दूसरा में हमने पहचान लिया कि ये असर्टिव सेंटेंस में, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा में अब हमको क्या करना है। सो यहाँ देखिए तीसरा में आपको क्या करना है, सेड टू को टोल्ड में बदलें, ठीक है। यानी देखिए जब आपको ये कंफर्म पता चल गया कि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सेड टू जो लिखा गया है यहाँ पे देखिए सेड टू लिखा हुआ है ना, सेड टू, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि टोल्ड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। सेड टू को क्या करें आप टोल्ड में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे, ओके। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो टोल्ड तो आपका सब में लगा है, यहाँ भी टोल्ड लगा है, यहाँ भी टोल्ड लगा है, यहाँ भी टोल्ड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ दिस लगा हुआ है, ठीक है। आप ऑप्शन को देखते रहें, आपको देखना है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ओके। तो हमने क्या किया कि टोल्ड में चलिए बदल दिए हम, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे, फिर टोल्ड में बदल दिए, फिर मी कर दिए, देखिए जैसे कि ही के बाद हमने क्या किया, इसको टोल्ड में बदल दिया, टोल्ड, फिर क्या किया, मी लिख दिया यहाँ पे, ओके। आपको समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या करना है कि यहाँ पे आप जो इन्वर्टेड कोमा जो देख रहे हैं, मतलब कि इन्वर्टेड कोमा जो देख रहे हैं, ठीक है, इसको अब हटाएंगे, और इसको जब हटाएंगे तो उसके बदले में हम क्या लिखेंगे, डाइट का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, डाइट का यूज करेंगे, ओके। क्या लिखेंगे, डाइट, ठीक है। यानी कि देखिए फिर से आप समझिए अच्छे से, इस बढ़िया से समझना है आपको। यहाँ जो इन्वर्टेड कोमा जो दिया गया है इसके बदले में हमने डाइट को लिखा, यहाँ पे टोल्ड हमने क्यों लिखा ये तो पता चल गया, ही को ही हमने उतार दिया, यहाँ पे सेड टू को क्या किया हमने टोल्ड बना दिया, और मी को यहाँ पे उतारा। फिर यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कोमा जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड कोमा के बदले में हमने क्या लिखा, डाइट का यूज किया, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है तीसरा स्टेप देख लिए, पहला ये स्टेप था, दूसरा ये स्टेप था, ठीक है, और तीसरा जो है स्टेप ये था, तीसरा स्टेप हो गया। अब हम लोग चौथे स्टेप की ओर चलते हैं। चौथा स्टेप में आपको देखना है स्टूडेंट कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, इसका पर्सन पर ध्यान देना है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सिंगुलर और ये प्लूरल हम लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है, आप जानते भी होंगे कि फर्स्ट पर्सन में आई है, फिर वी है, सेकंड पर्सन में यू है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम है, और आपका थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आ जाएगा, दे हो जाएगा, या तो द बॉयज, द गर्ल्स, कुछ भी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको इसके पर्सन पे ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा पर्सन क्या है, यहाँ पे देखिए आई यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि आई किस में है आपका, तो आई देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, ये आपका आई जो है वो किस में है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए नरेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि नरेशन का मतलब होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जितने भी चीज दिए हुए हैं उनका हम क्या करेंगे, ठीक है, उसके पर्सन को बदलना, उसके टेंस को बदलना, उसके अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदलना रहता है, गॉट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, पर्सन को यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पर्सन मेरा आया हुआ है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, ठीक है। अब देखिए चौथा हम लोग हो गया, अब यहाँ पे पांचवा में हम लोग चलते हैं, ठीक है। आई होप कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग पांचवा स्टेप में चलते हैं, ठीक है। चौथा स्टेप में हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग को समझ में आ गया है कि यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये आई, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस तरह से लिखा गया, SON, ठीक है, उसके नीचे 1 2 3 लिखा है। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। देखिए ये S का मतलब होता है सब्जेक्ट, ये S का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये O का मतलब क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट, ओके। और ये जो आप N जो देख रहे हैं इसका मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे S का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे N का मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और आप फिर आप बोलेंगे कि 1 2 3 क्या है, तो ये 1 2 3 क्या है, देखिए यहाँ पे 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, ओके, गॉट इट, समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए आपको जो है क्या करना है कि यहाँ पे जैसे कि ये जो है आपका तो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे जो आई जो देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट पर्सन हुआ ना, देखिए ये फर्स्ट पर्सन है ना, ये आई जो है ये फर्स्ट पर्सन हुआ। तो अब क्या करना है, ये फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, तो सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा,
गॉट इट, समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन किसका सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे ना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर हो रहा है? ठीक है, फिर से देखिए ये जो फर्स्ट पर्सन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आई, तो ये बदल जाता है, ये इसके अनुसार से आप हिंट लेकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पर्सन जो है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो किसके सब्जेक्ट के अनुसार? यानी कि यहाँ जो आई जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन किसके सब्जेक्ट के अनुसार? तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए मेरा वर्ब ये वाला है, ठीक है, सैड, तो ये सैड का जो है सब्जेक्ट क्या हुआ? यही ना हुआ, ठीक है, और फिर सैड ये जो है मी जो है ये ऑब्जेक्ट हुआ। समझने की कोशिश कीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना? यहाँ पे ये सैड जो है, सैड का जो है सब्जेक्ट क्या हुआ? ही हो गया, ठीक है ना? और सैड का यदि हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका मी जो है ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो आई जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आई जो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका, ये जो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। ये इसके ऊपर को आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यदि यहाँ पे सेकेंड पर्सन, यानी कि सेकेंड पर्सन जब यहाँ रहता, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे आई जो है आपका सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि आई को चेंज करते हैं, ठीक है, आई को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आई को चेंज करती हैं, ठीक है, यानी कि रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आई के जगह पे हम क्या करेंगे? ही लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ही लगा दिया, आई के जगह पे हमने ही लगा दिया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, ठीक है ना? तो हम लोग इसका केस भी जो है सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है, तो हम लोग भी इसको जो है उतार दिए यहाँ पे, सब्जेक्टिव केस में आ गया, ही हो गया। क्लियर, समझ में आ गया ना? ठीक है, और अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे तो आप इज ही लिख दिए हैं, ठीक है, तो क्या आप ही के बाद जो है आप एम लगाइएगा? एम नहीं ना लगाइएगा, यानी कि ही के अनुसार जो सुटेबल वर्ब जो है उसी को ना लगाइएगा। तो ही के अनुसार सुटेबल वर्ब क्या होता है? तो ही के अनुसार सुटेबल वर्ब होता है इज, ठीक है, ही के अनुसार सुटेबल वर्ब क्या होता है? इज। लेकिन आपको ध्यान देना है, लेकिन आपको ये 5th स्टेप आपका हो चुका, अब 6th स्टेप में हम जाते हैं, ठीक है। 6th स्टेप में हम ये जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इक्विवेलेंट में हो जाता है, ठीक है, या हो जाएगा। अब आ रहा है समझ में? यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है यानी कि पास्ट में जब हो, देखिए ये सेड जो लिखा हुआ है ये तो से का पास्ट टेंस है ना, सेड, तो वही बोल रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, ठीक है ना, यदि पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस जो आ रहा है, ठीक है, वो उसके समकक्ष, ठीक है ना, पास्ट में हो जाएगा। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए कम समय में ना हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, कम समय में, ठीक है। तो आप इसको यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको फिर से स्टार्ट करके और देख सकते हैं, ओके। देखिए तो हमने क्या कहा कि ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट है, तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, इसका पास्ट इक्विवेलेंट में हो जाएगा। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि ये रिपोर्टेड स्पीच भी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इक्विवेलेंट में हो जाएगा, ओके, समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ईज ना लग करके अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। अब समझ में आया? अब वाज, फिर राइटिंग ए लेटर, वाज, फिर क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको तो बनाना ही पड़ेगा ना, ठीक है, आपको तो बनाना पड़ेगा ना। थोड़ा सा आप पैसेंस रखिएगा, आप बार बार इसको देखिएगा तो आपको जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह का सेंटेंस यदि आपको वहां पे पूछ दिया जाए ना, असर्टिव सेंटेंस, और यदि आप इस तरह से यदि उसको बना लेते हैं, ठीक है, तो आपका मार्क्स जो है वो कटेगा नहीं, ओके। बशर्ते कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो चलिए ये बन करके तैयार हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, देखिए आपका ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए लेटर, देखिए आपका पहला ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ठीक है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग अ लेटर। अब आए समझ में स्टूडेंट्स, ठीक है ना? देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमने क्या किया, इसको 6 स्टेप में जो है इसको हमने बनाया, ठीक है। पहला स्टेप आपको क्या करना है, फिर से एक बार देखिए, पहला स्टेप में आपको क्या करना है
कि आपको यहाँ पे नेम देना है, यहाँ पे डेफिनेशन का नाम देना है यहाँ पे। जैसे सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। दूसरा में हमने क्या किया कि यहाँ पे जो आया सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, तो असर्टिव में है। असर्टिव आपका दो तरह का सेंटेंस आएगा, एक अफर्मेटिव में रहेगा, एक नेगेटिव में रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अफर्मेटिव भी रह सकता है और नेगेटिव भी रह सकता है। तो यदि अफर्मेटिव में रहे चाहे नेगेटिव में रहे तो रूल जो है यही फॉलो होगा, ओके। दूसरा हो गया। तीसरा में हमने क्या देखा कि सेट टू को टोल्ड में हमने बदल दिया, सेट टू था तो उसमें टोल्ड में बदल दिए हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चौथा में हम लोग क्या किए कि ये तो हम लोग ऑलरेडी हमको पता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है, ठीक है। चौथा स्टेप हो गया। यहाँ पे पांचवा स्टेप में आप क्या देखें कि सन रूल यहाँ पे है, ठीक है। SON, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। 1 2 3, यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये जो फर्स्ट पर्सन आप जो देख रहे हैं वो यहाँ से देखिए, यहाँ के बारे में ये जो आप देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये यहाँ वाला, यहाँ को डिनोट करता है, ओके। तो ये फर्स्ट पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, ओके। तो वही जो है फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे हम डाइट के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसके कॉमा के बदले में डाइट भी लिखे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कॉमा के बदले में यहाँ पे डाइट लिखा है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ओके। कॉमा के बदले में हमने इन्वर्टेड कॉमा के बदले में डाइट लिखा है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे ही, ठीक है, ही यहाँ पे आ गया क्योंकि ये चेंज हो गया है, यहाँ पे रिप्लेस हो गया है ही। फिर ये पास्ट, यहाँ पे पास्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका बन करके तैयार हो जाता है, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेसिव वॉइस ऑफ राम किल्ड अ टाइगर, ओके। यदि आप पेसिव वॉइस पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, आप इसे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ओके। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप इसे जानते नहीं हैं तब तक आप जो है ऑप्शन को सही नहीं कर सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा सही है या गलत है, ओके। आइए देखते हैं इसको हम। तो इसे भी जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है देखने की कोशिश करते हैं, ओके। तो सबसे पहले ना स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको जो है टेंस को पहचानना है, ओके। ये जो टेंस जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उस टेंस को आपको पहचानना है, सबसे पहला स्टेप है ये, ठीक है। तो ये मेरा टेंस कौन से है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले टेंस पहचानना है, तो ये राम किल्ड अ टाइगर, ये कौन से टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में है, पहला चीज हो गया। और पहचानने के बाद आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को जो है मार्क करना है, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका ये आपका वर्ब हो गया, ओके। और देन आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। अब आइए तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो तीसरा स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट बना देते हैं, ओके। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट बना देते हैं, ये तीसरा स्टेप है। तो हम मेरा जो ऑब्जेक्ट जो है अ टाइगर, ये टाइगर पूरा को लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अ टाइगर, सब्जेक्ट को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्ट को जो है हम लोग सब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, यानी कि इसको जो है हम लोग यहाँ लेते हैं, ओके। और फिर क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को जो है हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, सब्जेक्ट यानी कि ये सब्जेक्ट है तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पे राम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ जो प्लेस जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ही ना होता है, ठीक है, तो वही हमने, और यहाँ जो प्लेस होता है ये किसका, सब्जेक्ट का प्लेस होता है, तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने रख दिया, ओके। अब देखिए अब जो है ये हो गया, अब जो है हम लोग तीसरा स्टेप तो हम लोग देखे लिए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग चौथा स्टेप में देखते हैं, ठीक है। हमने तीसरा स्टेप में क्या देखा, तीसरा स्टेप में हमने ये प्रोसेस किया, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देखिए अब टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पे इज एम आर वाज वर का यूज करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इज एम आर का यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, वाज वर का यूज किया जाएगा, चूंकि ये पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाज वर का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे टाइगर जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन में है, मतलब कि सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर में है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में है तो उसके साथ जो है हम वाज का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि वाज वर लगाने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब 3 का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे किल्ड ऑलरेडी जो है वो वर्ब 3 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वाज किल्ड, ठीक है, टाइगर वाज
किल्ड, और तब जा करके हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे बाय का यूज करेंगे। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जब आप सब्जेक्ट जब लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो आप उसके पहले जो है क्या करें कि एजेंट लगा दें, यानी कि बाय लगा दें। ठीक है, ये बहुत दूर हो गया है, इसको सामने लिख देते हैं राम। ठीक है, तो हमने देखिए क्या क्या किया, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो है टेंस को पहचाने हम लोग। ठीक है, राम किल्ड अ टाइगर। ओके, राम किल्ड अ टाइगर, तो ये आपका पास्ट में हो गया। ठीक है, पास्ट में होने के बाद हम लोग क्या किए सबसे पहले, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये जो है मार्क हम लोग किए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। फिर हमने तीसरा में क्या किया, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के जगह पे लिखें और जो सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट के जगह पे लिखें। तो जब हम इसको जब हम लिख रहे थे तो उसके पहले हम एजेंट का यूज करेंगे, जैसे कि बाय का यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे बाय का यूज किया जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि टाइगर के बाद जो है वाज वर्ब का यूज किया। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा आया हुआ है। ठीक है, तो टाइगर के अनुसार यहाँ पे वाज लिख दिए हमने। ठीक है, वाज के बाद यहाँ पे हमने V3 को लिखा है। ठीक है, और इस तरह से जो है ये बन गया। ओके फ्रेंड, तो यदि आप स्ट्रक्चर की यदि बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं इसका यदि स्ट्रक्चर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम वाज वर लगाएंगे, वाज वर लगाएंगे, फिर आपका वर्ब 3 हो जाएगा, फिर बाय लगाएंगे और फिर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। आप देखिए मिलाइए, यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, अ टाइगर वाज किल्ड बाय राम, तो अ टाइगर वाज किल्ड बाय राम, तो आपका क्या हो जाएगा 28 का जो है आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अ टाइगर वाज किल्ड बाय राम। ओके, गॉट इट। आइए चलते हैं 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज अ स्ट्रॉन्ग एज यू। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे कोई यदि हम इसको ऑप्शन में जो है टिक लगा देते हैं कि हाँ ये वाला होगा, तो आप जो है समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। लेकिन यदि हम जो प्रोसेस हम बता रहे हैं और यदि आप उसको फॉलो करते हैं, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, यदि या तो आप मेरे वीडियो को बार बार देखते हैं, तो आपको जो है बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसको इसलिए बोलते हैं कि आप जो है अच्छे से समझने की इसको कोशिश कीजिए। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ही इज एज अ स्ट्रॉन्ग एज यू, और ये क्या बोल रहा है कि इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा, यानी कि ये जो बना हुआ है इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होगा। तो स्टूडेंट फिर से हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, देखिए ये स्टेप जो लिखे हैं ना फ्रेंड, ये आप ही लोग के लिए जो है यहाँ पे लिखा गया है, ताकि आप ना कंफ्यूज ना हो, और स्टेप बाय स्टेप जो है जैसे जैसे आपको हम सोचने के लिए बोलते हैं वैसे वैसे आप क्या करें कि सोचें और उस तरह से सेंटेंस को फिर वो बनाएं जो बोला जा रहा है। गॉट इट। तो देखिए यहाँ पे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। ठीक है, तो अब पहला भाग में आपको क्या करना है, पहला भाग को दूसरे भाग में और दूसरा भाग को पहले भाग में रखना है। ये पहला दूसरा भाग क्या है ये देखते हैं यहाँ पे, तो पहला भाग आप इसे मान लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया पहला भाग। ठीक है, ये आपका पहला भाग हो गया। ठीक है, और फिर ये आपका हो गया दूसरा भाग। ठीक है, वहां पर भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आप जो है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ ये सेंटेंस इस तरह से रहना चाहिए। ओके, ठीक है, तो पहला भाग ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला भाग को दूसरे भाग में और दूसरा भाग को पहले भाग में रखने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा करते हैं, यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, यू को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यू को हमने रख दिया है। ठीक है, उसके बाद ही को जो है हम लोग उधर रख देते हैं, ही यहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, ही को हमने। अब दूसरा स्टेप में क्या बोल रहा है फ्रेंड कि अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करना। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, आप ही बताइए, हमने पहले बताया ना। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करना, और पहचान करने के बाद तथा अफर्मेटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को अफर्मेटिव में लिखना। ठीक है, यानी देखिए मेरा सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप में है, दूसरा स्टेप में है कि सबसे पहले इसकी पहचान करना, यदि ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो हम नेगेटिव में लिखेंगे, यदि ये नेगेटिव में रहता तो हम अफर्मेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि यू के साथ, अब देखिए यू के साथ आप इज नहीं लगाइएगा, अब यू के अनुसार यहाँ पे जो है ना मेरा वर्ब जो है पुट होगा, तो यहाँ पे आर लगाते हैं और आर के साथ तुरंत फिर क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेप मेरा जो है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, आप स्टेप को फॉलो कीजिएगा। ओके, तो देखिए यू आर नॉट, यू आर नॉट दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, एज को हटाकर एडजेक्टिव को कॉम्परेटिव रूप देना है। ठीक है, एज को हटा करके, यानी कि ये एज को और ये एज को जो है हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और क्या करना है, एडजेक्टिव तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग,
तो उसका जो है कॉम्परेटिव रूप देना है। ये कॉम्परेटिव रूप क्या है, तो ये देखिए अभी जो है ना ये रूप जो है ये आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, कॉम्परेटिव हो गया और सुपरलेटिव हो गया। तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रॉन्ग, ये आपका हो गया पॉजिटिव रूप, फिर ये कॉम्परेटिव हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फॉर्म में है ये स्ट्रॉन्ग, फिर इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, फिर ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आपको यहाँ पे तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है कि एज को हटा करके एडजेक्टिव को, यानी ये एडजेक्टिव है ना, इसको जो है कॉम्परेटिव रूप देना है। तो चलिए हम लोग दे देते हैं यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर, क्या लिखेंगे स्ट्रॉन्गर, STRONGER, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर, ये हो गया। अब चाहिए हम लोग चलते हैं चौथा स्टेप की ओर। चौथा स्टेप में क्या बोल रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद, देखिए कॉम्परेटिव डिग्री हमने लिख दिया है, के बाद जो है देन का यूज करना, ठीक है। तो कॉम्परेटिव डिग्री ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमने लगा दिया देन, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन गया कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या है कि ये सब जो है बहुत टाइम लगता है समझाने में, लेकिन फिर भी जो है आपके लिए जो है हमने जो है इस तरह के स्टेप को जो है बनाया है ताकि आपको किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो और आप इसको अच्छे से पढ़ करके समझ करके जो है आप इस तरह के क्वेश्चन जो है आसानी से वहां पे बना सकते हैं। ओके, तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको एग्जाम में इसी तरह से यदि कुछ पूछ दिया जाए, ठीक है ना, कि ही इज एज टॉल एज यू, ठीक है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे यू आर एज ब्यूटीफुल एज सी, मतलब कि इस तरह से यदि क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। देखते हैं ऑप्शन में मेरा कौन सा है, यू आर, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, नहीं यहाँ पे ही इज स्ट्रॉन्गर, ये भी नहीं होगा। तीसरा में हम लोग देखते हैं यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही, ये देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, तीसरा नंबर इसका जो है आपका सही हुआ, ठीक है। तो इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू का कॉम्परेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, तो यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। देखिए यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, आप देखिए पैसेंस लगा करके 2 बार 3 बार जो है वीडियो आप देखिए, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए आपको तो इतना करना ही पड़ेगा। ओके, 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ठीक है। यानी कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रूप जो है वो क्या होगा। ओके, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये कोई और फॉर्म में है, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस में है। ओके, ये जो है आपका सिंपल सेंटेंस में है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही कन्फेस्ड हिज गिल्ट, यानी कि उसने जो है अपने अपराध को स्वीकार किया। ओके, कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना, तो उसने जो है अपने अपराध को जो है वो स्वीकार किया, और इसको आपको क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बट जब तक आप समझ ना जाए कि कॉम्प्लेक्स कहते किसको है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तब तक जो है आप इसको नहीं बना सकते हैं रियली, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे है वैसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लाउज हो, ठीक है, तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि क्या बोला जा रहा है, वैसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लाउज हो, ठीक है, तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। अब देखिए, अब आपको ना मेन क्लाउज पता है, ना क्लाउज पता है, ना सबऑर्डिनेट पता है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। इज इट पॉसिबल टू सॉल्व इट, पॉसिबल है नहीं ना, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि क्या है। यदि हम आपको बता दें कि नहीं इसका जो है ए होगा या सी होगा या बी होगा, तो इससे आपका सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, ठीक है। यदि आप इस तरह से यदि पढ़ते हैं तो आप जो है एग्जाम में अच्छा से मार्क्स जो है वो नहीं ला सकते हैं। आपको मार्क्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम जो है आपको देना पड़ेगा। ओके, तो आप देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वैसा सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लाउज हो तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो। तो सबसे पहले हम लोग क्लाउज को देखते हैं। क्लाउज क्या होता है स्टूडेंट, तो क्लाउज जो है ना वो सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब मतलब की होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, समझते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा है कि आई शैल हेल्प यू, ठीक है, आई शैल हेल्प यू, ठीक है, इफ यू कम, इफ यू
कम। तो देखिए यहाँ पे आपको ना दो सेंटेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक है आपका आई शैल हेल्प यू, ठीक है, और दूसरा क्या है आपको इफ यू कम, ठीक है, आई शैल हेल्प यू इफ यू कम। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले ना समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आई शैल हेल्प यू जो है ये आपका मेन क्लाउज हो गया, क्या हो गया आपका मेन क्लाउज हो गया, ठीक है। आई शैल हेल्प यू जो है आपका मेन क्लाउज हो गया, ठीक है, मेन क्लाउज हो गया। ओके, अब देखिए इफ यू कम, यदि आप आओगे, ठीक है, यदि आप आओगे तो, और ये वाला क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, क्या हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लाउज क्यों हो गया स्टूडेंट्स, इसलिए ना क्योंकि ये जो है इफ यू कम जो है अपना मीनिंग जो है तब तक कंप्लीट नहीं कर सकता है जब तक ले जो है ये इसका हेल्प नहीं ले लेता है, ठीक है। ये जो है ये सेंटेंस तभी पूरा हो सकता है जब इस सेंटेंस को हम बोलेंगे। क्या इस सेंटेंस को हम लोग फ्रीली जो है इंडिपेंडेंटली जो है हम इसको बोल सकते हैं? क्या हम इसको अकेले इसका यूज कर सकते हैं कि इफ यू कम, यदि हम आपको बोले हैं कि इफ यू कम, यदि आप आओगे, और इतना बोल करके हम चुप हो जाएं, तो क्या ये सेटिस्फाइड करता है? ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दे पाता है? नहीं ना, ठीक है। लेकिन जैसा ही हम ये सेंटेंस को बोलेंगे वैसा ही जो है ये जो है सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम आओगे। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड? तो अब देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसको है, क्योंकि जब तक ले आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं जानेंगे तब तक आप इसको कैसे बनाएंगे? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है किसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का हमने यहाँ पे लिख दिया है कि वैसा सेंटेंस, ठीक है, जिसमें एक मेन क्लाउज हो, ठीक है, तथा एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, ठीक है। तो ये आपका मेन क्लाउज हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। तो आपको देखो देखिए इस तरह का सेंटेंस जो है ना आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए फ्रेंड यहाँ पे देखिए ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको टू सेंटेंस आपको नजर आ रहा होगा, मतलब कि, ठीक है, जैसे देखिए ही कन्फेस्ड मतलब कि उसने स्वीकार किया, दैट ही वाज गिल्टी कि वह जो है वो दोषी है, कि वह दोषी है, कि वह दोषी है। समझ में आ रहा होगा? आगे देखते हैं ही डिड कन्फेस हिज गिल्ट, ये तो आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ही हैज कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ये भी आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो मेरा जो है आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है, ही कन्फेस्ड और दैट ही वाज गिल्टी, कि वह गिल्टी है, कि वह दोषी है, कि वह दोषी है। यदि हम किसी को बोलें कि वह दोषी है तो क्या ये कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम इसको बोलेंगे कि ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, इसका मतलब उसने स्वीकार किया कि वह गिल्टी है, यानी कि वह दोषी है, तब जाकर के आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब आइए चलते हैं 31 क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। देखिए रिमूव टू, ठीक है, इन द सेंटेंस यू आर टू लेजी टू वर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिमूव करने के लिए बोल रहा है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, रिमूव का मतलब क्या होता है? हटाना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिमूव टू, यानी कि टू को हटाएं, ठीक है, इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या? तो यू आर टू लेजी टू वर्क। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जो टू आप जो देख रहे हैं उसको क्या करना है? रिमूव करना है, यानी कि हटाना है, ठीक है। तो इसको भी जो है हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू जो है यू का यू लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने यू का यू लिख दिया, ठीक है। तो यू आर, इसको जो है यू आर, ये बहुत ही इजी है, यू आर, ठीक है, हमने लिख दिया यू आर। उसके बाद देखिए ये टू को जो है हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे? सो में कर देंगे, ठीक है, सो में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टू को हम लोग कन्वर्ट कर दिए किस में? तो सो में हम लोग कर दिए, यू आर सो। अब लेजी को हम लोग क्या करते हैं? उतार देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। यू आर, इसको जो है टू को हम लोग कन्वर्ट कर दिए सो में, ठीक है, यू आर सो लेजी, यू आर सो लेजी। अब उसके बाद क्या करेंगे? इस टू के बदले में, इस टू के बदले में हम लोग क्या करते हैं? दैट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो इस टू के बदले हम लोग आए, यानी कि यू आर सो लेजी दैट, ठीक है, यू आर सो लेजी दैट, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे? दैट के बाद जो है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? फिर इस यू को हम लोग लिखेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट को, दैट यू कांट हम लोग लगाएंगे, दैट यू कांट वर्क,
ठीक है, और ये आपका बनकर तैयार हो गया। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस टू के बदले हम दैट का यूज करेंगे, और यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद जो है यू लिखना पड़ेगा, ठीक है, दैट यू कांट का यूज करेंगे, कांट वर्क। ठीक है, देखिए आपको ना समझना होगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ये सेंटेंस को समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये टू का मतलब क्या होता है, तभी जाकर के ना आपको समझ में आएगा। देखिए ये टू का मतलब होता है एक्सेस, ठीक है, क्या बता रहा है यहाँ पे, एक्सेस होता है ये टू का मतलब। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस बोलता है कि यू आर टू लेजी, मतलब कि आप जो है इतना ज्यादा लेजी है, मतलब एक्सेस, ये नेगेटिव मतलब की सेंस देता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप जो है इतना ज्यादा लेजी है टू वर्क, की काम नहीं कर सकते हैं, आप इतना ज्यादा लेजी हैं, ठीक है ना, कि आप जो है काम नहीं कर सकते हैं। तो उसी को ना हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है। ये एक एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि मीनिंग जो है वही रहता है, सिर्फ कुछ कुछ जो है चेंजेज हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जब आप ये वाला बोलिएगा ना कि यू आर टू लेजी, आप उतना ज़्यादा लेजी हैं कि काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वह इतना ज़्यादा मोटा है कि चल नहीं सकता है, इस तरह हम लोग बोलते हैं ना। चाय इतना ज़्यादा गर्म है कि हम पी नहीं सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो यू आर सो लेजी, मतलब कि आप इतना ज़्यादा लेजी हैं कि यू कांट वर्क, मतलब कि तो आप जो है जो काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका है इस तरह का कहीं पे ऑप्शन में, यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क, देखिए आपका पहला वाला में ही आ गया। ओके, तो आप भी इसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यू आर सो लेजी दैट यू कांट वर्क, मतलब कि आप जो है इतना ज्यादा लेजी हैं कि काम नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ओके, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड इज, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे कि कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, ये जो सेंटेंस जो है, ठीक है, इसका जो है कंपाउंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक और डेफिनेशन आ गया है यहाँ पे, एक और तरह का सेंटेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको जब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो आप कैसे बना नहीं सकिएगा। जब आपको मालूम रहेगा कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं तभी ना आप उसको बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कहते किसको हैं। ओके, देखिए वैसा वाक्य जो दो या दो से अधिक मेन क्लाउड से बना हो, ठीक है, वैसा वाक्य, वैसा सेंटेंस जो दो या दो से अधिक मेन क्लाउड से बना हो उसे हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। और मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज जो है हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग समझ लिए थे, ठीक है, कि किसे मेन क्लाउज कहते हैं और किसे हम लोग सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसका ऑप्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोलता है कि ही वर्कड हार्ड, बट इससे पहले हम लोग ना इसको समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये क्या बोल रहा है, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कि हार्ड वर्क के बावजूद, ठीक है, हार्ड वर्क के बावजूद ही फेल्ड, मतलब कि वह जो है फेल कर गया, ठीक है, मतलब हार्ड वर्क के बावजूद जो है वह फेल कर गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं ऑप्शन, अब इसका कंपाउंड को देखते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, ठीक है, ही वर्कड हार्ड एंड फेल। फिर देखिए यहाँ लिखा है ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड। फिर हम लोग आते हैं कि ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ड, ओके, और नन ऑफ दिस। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। हम लोग को तो पता चल गया, ठीक है, कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आपका जो है दो या दो से अधिक मेन क्लाउज रहता है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि एक दो सेंटेंस यहाँ भी देख रहे हैं हम, देखिए यहाँ भी देख रहे हैं दो सेंटेंस यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर इसमें से होगा क्या, ये तो आपका सबऑर्डिनेट हो जाता है, ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट वाला हो जाता है, तो सबऑर्डिनेट तो इसमें चाहिए नहीं। इसमें तो कंपाउंड सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, कंपाउंड सेंटेंस में हमें यही चाहिए, ठीक है, कि दो या दो से अधिक जो है मेन क्लाउज होना चाहिए, दो या दो से अधिक मेन क्लाउज होना चाहिए। ओके, तो अब होगा कौन सा, क्योंकि यहाँ भी तो आपका दो या दो से दो जो है आपका मेन क्लाउज आ रहा है, ही वर्कड हार्ड और फेल्ड, दो सेंटेंस आ रहा है, फिर यहाँ भी आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस होगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो है ना समझना है, यहाँ पे ये देखना है कि इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क जो दिया है, ठीक है, इसके ये जो है कौन से सेंटेंस में फिट बैठ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है। तो देखिए यहाँ पे ना ही वर्कड हार्ड एंड फेल्ड, ये जो है आपका फिट नहीं बैठ रहा है। यहाँ पे इसमें देखिए ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन फेल हो गया, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। यहाँ पे कहने का मतलब जो है यही बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया बट फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह जो है फेल हो गया। तो आपका सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए तभी आपको समझ में आएगा। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, यहाँ पे देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस इज, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा रहा है, बोल रहा है कि आप इस सेंटेंस को ना ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, इसको आपको क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब इसको जो है रूप बदलना है इसको, ठीक है। यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख रहे हैं इसमें नेगेटिव फॉर्म लाना है आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कहते किसको है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, ठीक है ना, लेकिन उसका जो सेंस जो होता है वो नहीं बदलना चाहिए। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि रूप को बदलना, मतलब मॉडिफाई कर देना, ठीक है ना, लेकिन क्या है उसका सेंस जो है आपका वही रहना चाहिए, सेम टू सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि ही इज ऑनेस्ट है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस बोला जा रहा है तो आप बनाइएगा कि ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो ही इज नॉट ऑनेस्ट जब कीजिएगा तो फिर तो आपको इसका सेंस खत्म हो गया। ही इज ऑनेस्ट का मतलब होता है कि वह ईमानदार है, और ही इज नॉट ऑनेस्ट का मतलब होता है कि वह ईमानदार नहीं है, फिर तो आपका सेंटेंस मतलब कि खत्म हो गया, ठीक है, सेंस तो आपका खत्म हो गया। गॉट इट, तो आपको क्या करना है कि कैसे इसको बनाना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ही के बाद इज तो लगेगा ही लगेगा, ही इज नॉट लगा दीजिएगा, ही इज नॉट, ओके। उसके बाद जो आप यहाँ पे जो ऑनेस्ट जो देख रहे हैं ना, इसको क्या करना है कि अपोजिट वर्ड यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ऑनेस्ट का क्या हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट, DISHONEST, डिसऑनेस्ट, ठीक है। ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। देखिए नेगेटिव फॉर्म में ये हो गया ना, नेगेटिव सेंटेंस में ये हो गया, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया, और इसका जो सेंस जो है, ठीक है, वो सेंस भी नहीं बदला है। आप देखिए यहाँ पे ही इज ऑनेस्ट का मतलब होता है कि वह ईमानदार है, और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट का मतलब होता है कि वह बेईमान नहीं है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स कि वो ईमानदार है। गॉट इट, समझ में आया ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वही होता है। आइए 34, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू इज, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंट्रोगेटिव फॉर्म क्या होगा। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, ठीक है, प्रश्नात्मक सेंटेंस, मतलब वैसा सेंटेंस जिसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे हो जाएगा। अब आप ये नहीं देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे कि एक्सुलरी वर्ब बाहर करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव बनाते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ पे कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कैन को जो है हम लोग बाहर कर देंगे, कैन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इट लगाएंगे, इट तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट लगा हुआ है ना, तो आपको नोट यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। आपको इसका ध्यान आपको रखना है कि यदि ये सेंटेंस नेगेटिव वर्ड में है, नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे आया हुआ है, नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि नेगेटिव वर्ड को जो है वो आपको इंट्रोगेटिव में जो है हटा देना है, ठीक है। तो आप इसको नोट को हटा दीजिएगा तो क्या बच गया, बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी कि इसका जो है इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। इट कैन नॉट बी ट्रू का जो है हम इंट्रोगेटिव यदि बनाएंगे तो हो जाएगा कैन इट बी ट्रू, कैन इट बी ट्रू। ओके, समझ में आ रहा है। तो आइए देखिए ऑप्शन में आपका कहाँ पे है, कैन इट बी ट्रू, देखिए ये बी वाला आंसर आपका हो गया, समझ में आया ना। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 33 नंबर का क्वेश्चन जो है ये आपका ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट इसका आपका ए नंबर सही होगा, ऑप्शन ए होगा। गॉट इट, क्लियर। 34 हो गया। अब आइए 35 में चलते हैं। 35 में क्या दिया है, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। ये तो बन जाना चाहिए आप लोगों से, ठीक है ना, ये बहुत ही आसान सेंटेंस है। चलिए बताइए क्या होगा इसका, ठीक है। जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल जो है ये कौन से सेंटेंस में है बताइए, ठीक है, वेरी गुड, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। जॉन इज रीडिंग ए नॉवेल जो है वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हुआ, जॉन जो है वो नॉवेल पढ़ रहा है, ठीक है, और ये जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ब्रदर हैज नॉट कम येट, माई ब्रदर हैज नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलता है कि ये जो है किसका एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं ये किसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे पास्ट टेंस का नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हाँ ये होगा, फ्यूचर ये तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैज हैव का यूज किया गया है, और ये आपका देखिए कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ब लगाया गया है।
क्योंकि कम का जो है V3 जो है वो कम ही होता है, कम कैम कम इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये V3 है, हम लोग हैज हैव और V3 का यूज कहाँ पे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 36 का, ठीक है ना, बी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में है ये सेंटेंस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, ओके। द इंग्लिश, फिर ब्लैंक्स दिया हुआ है, इंडिया टिल 1947, ओके। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, ओके, द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि हैड लेफ्ट होगा कि लेफ्ट होगा कि लिविंग होगा कि नन ऑफ दीज होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अंग्रेज लोग जो है वो लेफ्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ दिए थे टिल 1947, यानी कि 1947 तक जो है इंडिया को वो छोड़ दिए थे, ठीक है, ओके। चलिए 38, क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द पास्ट परफेक्ट ऑफ इट, तो इसका पास्ट परफेक्ट मतलब कि क्या हो जाएगा, मतलब कि ठीक है, इस वर्ब का जो है पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इट हो गया आपका वर्ब 1 और एट, ठीक है, आपका वर्ब 2 और ये आपका वर्ब 3, यहाँ पे यही बोल रहा है ईट एट ईटेन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा। यहाँ पे आप हैड ईटेन लगा सकते हैं, पास्ट परफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, हैड ईटेन, ठीक है, हैड ईटेन, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम है ना, सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस हेड होता है, प्लस V3 होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वाला पार्ट पूछ रहा है आपको, ठीक है, हेड प्लस V3 आपका, ठीक है, हैड ईटेन। आइए देखते हैं द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, ठीक है, मतलब ड्रिंक का जो है वो सिंपल पास्ट आपका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, ओके, बहुत ही आसान है। 40 नंबर को देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए फिर से बोल रहा है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। आपको हमने पहले ही बताया है कि ट्रांसफॉर्म किसको बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, ना कि उसको उसके सेंस को बदलना, ओके। फिर क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे तो जो दिया गया है उस सेंटेंस को मतलब ट्रांसफॉर्म कीजिए एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट, जैसा कि आपको मतलब ब्रैकेट में जैसा कि आपको बोला गया है, ठीक है, जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको बदलिए। तो देखिए ये आपको रिमूव टू, यहाँ पे ये सेंटेंस को क्या बोल रहा है, रिमूव टू बनाने के लिए बोल रहा है, रिमूव टू, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग रिमूव टू को बना चुके हैं, ठीक है। देखिए इसको फिर से बनाते हैं, ही हो जाएगा, ही के बाद इज लगाएंगे। हमने पहले बताया कि टू जो है यहाँ पे TOO उसको जो है सो में चेंज कर देते हैं, ठीक है, ही इज सो फैट यहाँ पे हो जाएगा। देखिए हमने बताया था कि एक बार इसको ना आप सेंटेंस के अर्थ को जो है, मीनिंग को जो है याद रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है, ठीक है, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पे जो टू जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या करता है, एक्सेस के बारे में बताता है, ठीक है, यानी कि वह इतना मोटा है दौड़ नहीं सकता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सो फैट। फिर इसके बदले में हमने कहा था कि दैट लगाइए, दैट कौन नहीं दौड़ सकता है, तो वह नहीं दौड़ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट लिखेंगे। देखिए ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, दैट, ठीक है, इसी को हमने लिखा। तो ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट रन, ठीक है, समझ में आया, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन, क्लियर। अब देखिए मैन इज मॉर्टल, यहाँ पे बोल रहा है इनटू नेगेटिव सेंटेंस करने के, ये भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब हमने फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफॉर्म का मतलब रूप बदलना होता है, मीनिंग चेंज करना नहीं होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैन इज मॉर्टल, तो मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, ठीक है, और इसको बोल रहा है नेगेटिव में करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि मैन इज नॉट तो लगाना ही लगाना है, मैन इज नॉट। अब देखिए हमने क्या कहा था कि यहाँ पे जो वर्ड आएगा उसका अपोजिट आपको लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमोर्टल कर दीजिए इसका, IMMORTAL, ठीक है। तो मैन इज नॉट इमोर्टल, मतलब कि मैन जो है वो इमोर्टल नहीं है, मतलब अमरणशील नहीं है, मतलब कि मरणशील है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो जा रहा है, मैन इज मॉर्टल का मतलब होता है मैन मरणशील है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना सारा चीज, ठीक है, अच्छे से ध्यान से देखिए इसको। फिर देखिए ही सेड टू मी आई हैव रिटेन अ लेटर इनटू डायरेक्ट स्पीच, इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए बोल रहा है। हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वहां पे बताया था कि कैसे कैसे आपको जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ही
फिर सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी। फिर क्या करेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदल देंगे। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। तो हम लोग सन फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, सन SON, सन 1 2 3, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन जो रहता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे ही उतर जाएगा, ही। गॉट इट, समझ में आ रहा होगा, आप याद कीजिए पीछे वाला। ठीक है, तो ही हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा था कि जब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में रहेगा, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी जो है पास्ट इक्विवेलेंट में हो जाएगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में के फॉर्म में चला जाएगा। गॉट इट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड रिटेन, ही हैड रिटेन अ लेटर, ही हैड रिटेन अ लेटर। ठीक है, बहुत ही इजी से बन गया है, आप देख सकते हैं। ही टोल्ड मी, इसके बदले में हमने दैट लिखा, दैट। उसके बाद आई जो है ये सन फॉर्मूला में आ जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन है तो ये चेंज हो गया, ही यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पे चूंकि पास्ट में है तो इसलिए हम लोग क्या कर दिए, इसका प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बना दिए। तो ही हैड रिटेन अ लेटर। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ही इज रीडिंग अ लेटर, ही इज रीडिंग अ लेटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनटू पैसिव वॉइस में। आप इसको पैसिव वॉइस में बनाइए। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था, पास्ट टेंस का जो है पैसिव वॉइस देखा था। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। सब्जेक्ट हो गया ये मेरा वर्ब हो गया। ठीक है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है। तो पहले हमने अ लेटर लिख देते हैं, अ लेटर। अ लेटर के अनुसार इज एम आर लगाएंगे। ओके, अ लेटर के अनुसार जो है इज एम आर लगेगा, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, अच्छा ही को उधर हम कर देते हैं। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे ही है तो आप यहाँ पे हिम लिखना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम ना हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये सब ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेटर जो ऑब्जेक्ट जो था इसको हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट के जगह पे, फिर इसके अकॉर्डिंग जो है इज एम आर लगाएं, इज लगा दिया। और अब क्या करेंगे हम लोग, बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग, BEING, बीइंग का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है लगता है यहाँ पे बीइंग। और बीइंग के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, V3 का यूज करेंगे। अ लेटर इज बीइंग, अब रेड हो जाएगा, ये आपका V3 है। ठीक है, ये आपका V3 है। ठीक है, रेड होता है। ठीक है, तो अ लेटर इज बीइंग रेड, और फिर क्या करेंगे, बाय लगाएंगे यहाँ पे, बाय हिम। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए। आपके पास मोबाइल है, आप अच्छे से उसका यूटिलाइज कीजिए। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,